Students, today we have a new chapter of history. We are going to explain the age of the industrialization. This chapter starts with a picture, and that is the first picture here. In the picture, what are the ideas defined? Let us have some discussion. The picture was printed under the name of the musical company, and this book was written by E.T. Paul in 1900 AD. The name of the book was Dawn of the Century. What is the meaning of dawn? Early morning time, यानी कि ये एक नई सुबह थी, नई युग की नई शुरुआत थी. इसका मतलब ये होगा 19th सेंचुरी एक नई युग की नई शुरुआत को कहा गया. इसमें एक गॉडेस लाइक फिगर को दिखाया गया, उसको एंजल ऑफ प्रोग्रेस का नाम दिया गया. बेयरिंग ए फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी, उसके हाथ में एक न्यू सेंचुरी का फ्लैग है कि एक नया युग की शुरुआत हो चुकी है. इसका मतलब ये हो गया. एंड वो कहाँ पे खड़ी है? शी जेंटली पर्च्ड ऑन द व्हील ऑफ द विंग्स सिंबलाइजिंग टाइम. एक सफेरिकल शेप ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो खड़ी हो रही है, जस्ट स्टैंडिंग, और वो टाइम को सिंबलाइज कर रहा है. यानी कि जो समय है, एक नया समय आ रहा है. ये समय एक नया युग है. कौन सा युग है? एक वैज्ञानिक युग है, साइंटिफिक एज, जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी, जैसे रेलवे, कम्युनिकेशन, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड मैनी मोर. एक और तस्वीर बिल्कुल साथ में डिफाइन की गई है. जो पिक्चर सेकंड है, उसमें वो ट्रेड मैगजीन्स के द्वारा लाई गई थी. उसमें दिखाया गया टू मैजिशियंस, जो टू मैजिशियंस हैं, ठीक है ना. एंड ये अपने इनलैंड प्रिंटर के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था. इसका कोई राइटर नहीं था, पब्लिशर था लेकिन राइटर कोई नहीं था. इसमें टू मैजिशियन दिखाए गए हैं, एक ओरिएंटल और एक वेस्टर्न. जो ओरिएंटल है ना, ओरिएंटल का मतलब होता है बिलोंग टू मिडल ईस्ट. मिडल ईस्ट मीन मुस्लिम कंट्रीज मोस्टली. और हमें अलादीन की कहानियों के बारे में भी पता है, जिसमें दिखाया गया कि सम टाइम व्हाट हैपेंड, द अलादीन वाज इट इज बेसिकली mythical stories. These are the mythical stories in which we find that Aladdin was rubbing some sort of chirag with the palm and he was getting whatever he wants. Oriental type of stories. But Aladdin has been compared with the engineer of the Western world, who were able to make bridge, ships, towers, or maybe Eiffel Tower. आप देख सकते हैं तस्वीर में इन चीजों को डिफाइन किया गया. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज देयर, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये शायद उस वक्त की, जैसे बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री शुरू हुई थी उस वक्त की. लेकिन ऐसा नहीं है. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और इंडस्ट्री में फ़र्क है. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सारा कुछ सेंट्रलाइज नहीं था. इट वॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर प्रोटो की बात करते हैं, इट वॉज डिसेंट्रलाइज्ड, इट वॉज सेंट्रलाइज्ड. इतनी सी बात भी समझ लोगे ना, समझ आ जाएगी. ये वो समय था कि जब शहरों में इंडस्ट्री लग चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन अगर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड साइड, और ये है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन था. हर घर में मटेरियल तैयार होता था और मार्केट में पहुंचाया जाता था. मार्केट के आगे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहुंचाया जाता था. ठीक है. सो दिस इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. उस एज को कहा गया जब इंडस्ट्री नहीं आई थी. हाँ, इंडस्ट्री का बेस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूर रही है, ये हम मान सकते हैं. 17th-18th सेंचुरी में इंग्लैंड की कुछ बातों को याद रखें. इंग्लैंड में कुछ चेंजेस आ रहे थे. मर्चेंट्स की मजबूरी थी कि उनको कंट्री साइड, गाँव गाँव में जाना पड़ रहा था. किस लिए? मे बी शहर में उनके पास बड़ी प्रॉब्लम थी. शहर में वो जिनसे कपड़ा बनवाना चाहते थे वो नहीं बनवा पा रहे थे. एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड फॉर द गुड्स वाज आल्सो देयर. एक तो सबसे बड़ी बात थी कि वर्ल्ड का व्यापार बढ़ चुका था. हर व्यापारी फायदा लेने के मूड में था. लेकिन शहरों की सिचुएशन कुछ और थी. वहाँ पे ट्रेड गिल्ड्स बहुत थी. ट्रेड गिल्ड क्या होती है? यूनियन ऑफ द मर्चेंट्स एंड द यूनियन ऑफ द वीवर्स. चाहे मर्चेंट है चाहे वीवर है, दोनों के यूनियंस. इस तरह से जो गिल्ड सिस्टम था ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था. गिल्ड सिस्टम क्या था? चाहे यूनियन हो मर्चेंट की या वीवर की, ये कंट्रोल करते थे क्वालिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर. रिस्ट्रिक्शन फॉर द न्यू मर्चेंट, किसी भी नए मर्चेंट को बीच में इन्वॉल्व नहीं होने देते थे कभी भी. लेकिन एक तरफ
शहर के जो मर्चेंट हैं ये गांव की तरफ जा रहे हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में क्या हो रहा था? वहां पे तो इनक्लोजर मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। इनक्लोजर मूवमेंट इंग्लैंड में, द इनक्लोजर मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इनक्लोजर मूवमेंट? इनक्लोजर मूवमेंट में जो बहुत बड़े रिच फार्मर थे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ था जब उन्होंने बहुत सारी वेस्ट लैंड को अपने साथ जोड़ लिया था। जितने भी वेस्ट लैंड उन्होंने उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। और जो अमीर किसान थे रूरल इंग्लैंड के, उनकी हालत तो बहुत बढ़िया थी। गरीब किसानों के पास कुछ भी नहीं था, उनकी सारी जमीनें छीन चुकी थी। वेस्ट लैंड वॉज गॉन फ्रॉम देयर हैंड्स, दे वर विदाउट एनी लैंड। तो क्या करते वो बेसिकली पीजेंट से क्या बन गए? वीवर्स। ओके, सो पीजेंट से वो वीवर बनना शुरू हो चुके थे। वो वीवर कब बने? जब मर्चेंट उनको कंट्री साइड में आने उनके पास लेकर आए अपना प्रपोजल कि आप कपड़ा बनाइए। उन्होंने कपड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया। लेट अस हैव सम टर्म्स नाउ। क्लोथियर किसे कहते हैं? कुछ टर्म्स भी जो पेपर में आए तो ध्यान रखना। क्लोथियर कहते थे मर्चेंट को। एक बहुत बड़ा मर्चेंट जो चाहे उसने गांव से कपड़ा इकट्ठा करवाना, शहर में आके बहुत बड़े मर्चेंट को बेच देना। सो जितने भी तरह के जो मर्चेंट थे, जो व्यापार से जुड़े हुए थे, क्लोथ के व्यापार से जुड़े हुए थे, उनको कहते थे क्लोथियर। स्टेपलर, ए पर्सन हु सॉर्ट्स द वूल। सॉर्ट मैंने चुनना, जो वूल को चुनता था अकॉर्डिंग टू फाइबर। फाइबर की क्वालिटी किस तरह की है उसने उसको अलग अलग करना है। ये काम जो था ये स्टेपलर का था। फुलर, ए पर्सन हु टुगेदर द क्लोथ बाय प्लेटिंग। उसने कपड़े को, उसके कोई कमी है, कोई डिफेक्ट्स है किसी भी तरह की, उसने उसको अलग करना है। जैसे कई बार कपड़ा बनते हुए बीच में ऑयल लग गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको सही करना है, फिर आगे। ये इस तरह से फुलर का काम, ठीक है। उसके बाद कार्डिंग, ए प्रोसेस बिफोर स्पिनिंग। स्पिनिंग से पहले बिल्कुल एक एक रेशे को इकट्ठे करके एक तरह से उसे एक बहुत बड़े सर्कुलर सिस्टम के जरिए, ठीक है ना। कार्डिंग, ए प्रोसेस बिफोर स्पिनिंग। स्पिनिंग से पहले कार्डिंग की प्रोसेस होती थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में किस तरह का मैनेजमेंट थी? उसमें वर्कर्स फैमिली के मेंबर सारे लगे होते थे। नेटवर्क ऑफ द कॉटन, अपने आप में जो भी कॉटन से जुड़े हुए जो लोग थे इसमें सारे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरे का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हो जाता था। ईच स्टेज ऑफ द मर्चेंट वाज टू कंट्रोल 2 to 5 वर्कर्स। आप ये सोच लो 25 वर्कर्स। हर प्रोटो इंडस्ट्रियल स्टेज में एक मर्चेंट के पास कम से कम भी 25 वर्कर होते थे एक समय पे, एक लेवल पे, एक स्टेज पे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिफरेंट लेवल्स पे, कहीं पे कपड़ा, कहीं पे स्पिनिंग हो रही है, कहीं पे उसकी क्वालिटी चूज हो रही है, स्टेपलिंग, ठीक है ना, अलग अलग लेवल पे, कहीं पे कार्डिंग का काम है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर वर इन्वॉल्व एंड द लार्ज नेटवर्क ऑफ द टू कंप्लीट द क्लॉथ, टू मेक द क्लॉथ कंप्लीट। इट वाज अ डिफिकल्ट जॉब एंड मैनी पीपल वर इन्वॉल्व इन द वर्क। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है? फैक्ट्री सिस्टम। ये तो हो गया जी प्रोटो इंडस्ट्रियल, जब सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास सिस्टम आ चुका है फैक्ट्री। पहली बार फैक्ट्री सिस्टम कैसे शुरू हुआ? 1730 से लेकर 1760 के बीच में फैक्ट्री सिस्टम जो है डेवलप होना शुरू हो चुका था। कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहली बार रिचर्ड आर्कराइट ने लगाई, रिचर्ड आर्कराइट ने। और इसमें जो फैक्ट्री सिस्टम जो लगाया गया, इसमें किन चीज़ों पे काम किया गया? इसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी कर दी गई, जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग, स्पिनिंग। इन चीज़ों पे इकट्ठे काम किया गया। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, ये सब एक छत के नीचे होना शुरू हो चुका था। जस्ट रॉ कॉटन आया और कपड़ा बन के रेडी हुआ वहां पे। इस तरह की इंडस्ट्री की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। अर्लियर दी मर्चेंट। अब पहले देखो, हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले से क्या सिस्टम अलग था। पहले मर्चेंट जाता था गांव में कपड़ा बनवाने के लिए वीवर से, लेकिन अब रूरल पीपल जो थे एज वर्कर, वो कहाँ आ रहे थे? फैक्ट्रीज में, अर्बन एरिया में, शहर में। इट वॉज द चेंज। सो अर्लियर और लेटर के बारे में जो हम डिफरेंस यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्रियल चेंज है, ये किस तरह से हुआ? लेट अस हैव सम डिस्कशंस। पहली बात की जो अर्ली इंडस्ट्री थी, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड थी, कॉटन एंड मेटल। सबसे पहले कॉटन की डेवलपमेंट हुई, कॉटन इंडस्ट्री। लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो मेटल इंडस्ट्री ने अपने आप बढ़ जाना था, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी किसकी बनती है?
मेटल की, और जब इसकी डिमांड बढ़ी तो मेटल दूसरे देशों में भी पहुंचा। खासतौर पे मेटल की डिमांड इंडस्ट्री के लिए तो, मशीनों के लिए तो बढ़ी, लेकिन उसके अलावा रेलवे में भी इसका यूज़ हो रहा था। इंजीनियरिंग के बहुत सारे टूल इसके बन रहे थे, हर मशीनरी तो लोहे की बन रही थी। सो मेटल एंड कॉटन टू इंडस्ट्री वर स्प्रेडिंग, एंड अप द एज ऑफ 40 कॉटन इंडस्ट्री जो थी अपने आप में ग्रो कर चुकी थी। बाय 1873 द आयरन एक्सपोर्ट वाज वेरी हाई। इंग्लैंड की बनी हुई मशीनें दूसरे देशों में पहुंचनी शुरू हो चुकी थी। न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो क्या चेंजेस हुए होंगे? पहली बात की अर्ली इंडस्ट्री कॉटन मेटल की। दूसरी बात, न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर सकी न्यू इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्यों? हाथों की बनी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, वैरायटी थी उसकी, उनको हटाना, उनको चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है। द पेस ऑफ द चेंज नॉट बाय द, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। सो एक चीज़ सामने आ चुकी है कि जो चेंज था ये इन दो वजह से नहीं आया। कई लोगों को लगता होगा कि यार देखो जी, स्टीम पावर्ड कॉटन आ गई, कॉटन में जितना भी काम शुरू हो गया वो स्टीम पावर्ड के जरिए हुआ, मेटल इंडस्ट्री आ गई तो बहुत बड़ा चेंज आ गया, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में चेंज आ गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे छोटे इनोवेशंस के ऊपर काम हुआ, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी बढ़ाई गई। यहाँ पे हम कह सकते हैं, लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। जैसे हम कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग की बात कर सकते हैं, बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, पोट्री की बात कर सकते हैं, ग्लास वर्क की, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स जब बनने शुरू हुए, ये जो अपने आप में एक इंडस्ट्री कितनी बढ़िया थी। छोटी छोटी चीज़ों पे, चाहे ग्लास वर्क है, ठीक है ना, चाहे ग्लास वर्क है, चाहे फूड प्रोसेसिंग है, चाहे बिल्डिंग है, कोई भी, फर्नीचर मेकिंग, मैनी मोर। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बड़ा स्लो हुए। हमारे पास एक एग्जांपल है, वी कैन, एक तो लोगों को लगता था कि नहीं यार जो मशीन है ये अपने आप में बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है और इसमें पैसा बहुत लगेगा, हार्डली रिपेयर होगी ये। हमें पता है कि जो पहली बार जो इंजन बनाया गया था, जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन का स्टाइल का इंजन उसको इम्प्रूव किया था, न्यू कॉमन। और उसने अपने दोस्त मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर, जो कि उसका इंडस्ट्रीज फ्रेंड था, उन दोनों ने पैसा भी लगाया। लेकिन फिर भी मैथ्यू बोल्टन और जेम्स वॉट दोनों हैरान थे कि जो मतलब न्यू जो इंजन था दैट वाज नॉट इजीली सोल्ड इन द मार्केट। हम यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रियल चेंज उतनी जल्दी नहीं हुआ जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री एंड वर्कर्स। लेट अस स्टडी समथिंग। ये जो इंडस्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं, इसमें विक्टोरियन एज की बात आती है, वी फॉर विक्टोरियन, दिस इज माय सिंबल, आई एम स्पीकिंग। 1837 से लेकर 1901 तक का उसका जो इरा है, विक्टोरियन, क्वीन विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उसके इसमें बहुत सारी सिचुएशंस थी। लेट अस डिस्कस सम एरियाज। सबसे पहली बात कि उस समय शॉर्टेज ऑफ लेबर कोई नहीं थी। इंडस्ट्रीज को कोई वो नहीं था कि यार मुझे बहुत मशीनरी चाहिए, उसके पास बंदे थे काम करने के लिए। वो सिर्फ उस वजह से मशीनरी लगाता था जहां पे आदमी काम नहीं कर सकता या आदमी उस चीज की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकता। इसका मतलब यह कि वर्कर की कंडीशन बड़ी प्लाइट थी, बड़ी दयनीय अवस्था थी वर्कर की। दिस इज वेरी क्लियर। उसके बाद है इंडस्ट्रिस्ट फेवर्ड ह्यूमन लेबर। मैं पहले बात भी कर चुका हूं कि वो ह्यूमन लेबर को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। उनको मालूम था कि ह्यूमन लेबर में क्वालिटी है। लेबर वाज सीजनल। एक और सबसे बड़ी दुखद बात थी कि जो लेबर था वो सीजनल था, उनको सारा साल काम नहीं मिलता था। विक्टोरियन एज की समस्याओं की, वर्कर के समस्याओं की बात नहीं कर सकते हैं। हाई रेंज ऑफ द हैंड लेबर, हाई रेंज हैंड लेबर, बहुत तरह का हैंड लेबर। अगर हम यहाँ पे हाई रेंज ऑफ हैंड लेबर की बात करते हैं तो एक चीज और भी सामने आ जाती है कि कम से कम 500 टाइप ऑफ हैमर थे उस समय। तो आप देखिए हथौड़े इतने तरह के हैं, तो हथौड़ों को चलाने की कला भी उनको आती होगी उन लोगों को। 45 टाइप्स ऑफ द एक्सिस, इतनी तरह की एक्सिस कुल्हाड़ियाँ वो यूज करते थे। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से सिचुएशन थी उनकी। एरिस्टोक्रेट्स हैंडमेड क्लोथ। अब हम एक बात और लेके चल सकते हैं कि कपड़ा जो मशीन में बनता था वो अमीर लोगों के लिए नहीं बनता था। हैंडमेड कपड़ा पहनते थे वो, हाथों का बना हुआ कपड़ा। एरिस्टोक्रेट रिच पीपल वर वेरी। व्हाट अबाउट पुअर पीपल, जस्ट लाइक इंडियन, अमेरिकन, उस समय अमेरिकन की बात भी कर सकते हैं बिफोर, ठीक है ना।
तो हम ये अंदाज़ा लगा के चल सकते हैं कि अफ्रीका के बहुत सारे देश, इंडिया और बहुत सारी कॉलोनीज जहाँ पे इंग्लैंड का कंट्रोल था, वहाँ पे मशीन का बना हुआ कपड़ा वहाँ पे भेजा जाता था और लोग उनको खरीद भी लेते थे, पहनते भी थे। इंग्लैंड कहीं ना कहीं अमीर भी हो रहा था। क्वीन विक्टोरिया के समय की बात, विशेषताएं। ओके, लाइफ ऑफ द वर्कर, सीजनैलिटी। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजनैलिटी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। जब वर्कर के पास काम है तो उसने कहाँ पे आना है, उसने गांव से आ जाना शहर में गर्मियों के दिनों में। और जब उसके पास काम नहीं है, सर्दियों के दिनों में बहुत सारे काम बंद हो जाते थे, सिर्फ 2-4 तरह के वर्क रह जाते थे, जैसे पेस्ट्री मेकिंग का काम क्रिसमस के दिनों में। तो लोग उन दिनों खास तौर पर सर्दियों में कंट्री साइड से शहरों में चले जाते थे, क्योंकि केक की डिमांड पड़ जाती थी। अदरवाइज जो सर्दियों में जैसे शिप फ्री हो गए तो शिप को मेंटेन करना या उसको उसकी रिपेयर का काम ये भी सर्दियों में ज़्यादा होता था। अदरवाइज कई काम ऐसे थे जो सर्दियों में बंद हो जाते थे, तो फिर वो क्या करते थे, वो इस तरह के लोग गाँव में चले जाते थे दोबारा से, कंट्री साइड दे वर शिफ्टिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड मोस्टली द जॉब वॉज देयर ऑन द बेस ऑफ सीजनैलिटी। दिस इज द थिंग, यू विल हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड आल्सो। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं। क्या वर्कर आराम से आ जाते थे, उनको शहरों में फटाफट काम मिल जाता था? नहीं, वर्कर ट्रैम्ड, एकदम से ऐसे भागे जैसे कुचले चले आ रहे हैं। वर्कर वर ट्रैम्स टू द सिटीज, भागे आ रहे हैं। पता लग गया अभी कहीं पे कोई मिल खुल गई या बहुत से लोग उस मिल में काम करने के लिए आने के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। जॉब डिपेंड अपॉन द नेटवर्क। वर्कर तो हर कोई आना चाहता है, लेकिन सबके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। जॉब उसको मिलेगी जिसके लिए नेटवर्क था। आज भी सिचुएशन यही है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल था। विक्टोरियन एज की बात कर रहा हूँ मैं। नाइट रेफ्यूजी सेंटर्स में लोग आ जाते थे कई बार, जहाँ पे कोई कहीं पे सस्ते से घर मिल गया, वहाँ पे रात को गुजारा करना है। कैजुअल वार्ड में उनको रहने के लिए जगह मिल जाती थी जब तक काम नहीं मिलता था। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी उस समय। हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्री तो आई, लेकिन इंडस्ट्री के साथ वर्कर की सुधार, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था। दैट वी हैव टू डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक हियर, हम कुछ चीज़ों की बात भी कर सकते हैं, जैसे स्पिनिंग जेनी इन्वेंशन 64 एंड 65। ओके, 64 हम बात कर सकते हैं कि ये जो इन्वेंशन थी 1764 1765 के बीच में आई। ओके, तो स्पिनिंग जेनी थी, ये किस तरह की मशीन थी? स्पिनिंग का काम करना, कपड़े धागे को स्पिन करके उसको आगे थ्रेड में कन्वर्ट करना। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक ही स्पिनिंग मशीन से पहले सिर्फ एक सिंगल धागा बनाया जा सकता था, बहुत बड़े व्हील के जरिए, ठीक है ना। लेकिन स्पिनिंग जेनी आने के बाद बहुत सारी फिरकियां थी, उनमें धागा बनाने की प्रोसेस इकट्ठी शुरू हो सकती थी। यानी कि ये वो काम था जिसने औरतों का काम छीन लिया। वो मशीन थी, वो इन्वेंशन थी, तो औरतों ने फिर क्या किया? औरतों ने स्पिनिंग जेनी के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए थे उस समय। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्पिनिंग जेनी इम्पैक्ट ऑन वुमेन। तो नेचुरली वुमेन का जब जॉब छिनी तो औरतों ने फिर क्या किया? जहाँ जहाँ स्पिनिंग जेनी मशीनें लगी इंग्लैंड में, जिन दूसरे देशों में, वहाँ पे औरतों ने वहाँ पे अटैक करना शुरू किया। कुछ और भी चेंजेस की बात कर सकते हैं, लेट अस हैव अ डिस्कशन। जैसे 1840 में बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। उस बिल्डिंग एक्टिविटी की कुछ एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं, जैसे रोड्स, टनल, ठीक है ना। उसके बाद बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू हो गई थी, रोड्स, रेलवे, रोड्स, टनल। उसके बाद एंड वाटर एम्बैंकमेंट बनाए गए, बहुत तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर चुके थे। लेकिन ये अपने आप में जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी, क्या इसके साथ कोई बदलाव आना था? बिल्कुल बदलाव आएगा। याद रखिए, जब इन चीज़ों पे काम होता है ना, तो इंडस्ट्री रियली ग्रो हो जाती है। इंग्लैंड में 1840 के बाद इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़ी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री गॉट डबल, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी डबल हो गई। यहाँ पे भी वर्कर की डिमांड बढ़ गई। चलो, कहीं तो काम मिला। द एज ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। अब हम बात करते हैं इंडिया में क्लॉथ की क्या सिचुएशन थी। इंडिया का कपड़ा पहले किस तरह की पोजीशन थी पूरी दुनिया में? लेट अस हैव अ डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। बहुत पुराने शहर, कोस्टल एरिया, जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, ये ओल्ड सिटीज थे, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े सिटीज कि इनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता था। वीवर, जो बहुत सारे वीवर जो थे, वो क्या थे? एक मर्चेंट से जुड़े होते थे, और मर्चेंट जो है वो आगे बहुत बड़े एक्सपोर्ट मर्चेंट से जुड़ा हुआ था। एंड जो एक्सपोर्ट मर्चेंट था वो ब्रोकर से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं ब्रोकर, जो कि किसी चीज़ का रेट फिक्स करवाने में, एक्सपोर्ट ट्रेड को
एक्सपोर्ट करवाने में, कपड़े को बाहर भिजवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। ब्रोकर्स रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। यूरोपियन कंपनीज जब इंडिया में आई तो उन्होंने लोकल कोर्ट से, कोर्ट में नहीं, राजाओं की जो लोकल शाह जो थे उनकी अदालतें, उनसे उन्होंने, या हम कह सकते हैं राजाओं से परमिशन ले ली कि नहीं जी हमें भी ट्रेड करने का अधिकार दिया जाए। जैसे हम बात कर सकते हैं 1784 की बात करें तो हमें 1784 से टाइम ऑफ औरंगजेब, ओके ठीक है ना, औरंगजेब ने उनको मोनोपोली राइट दिए थे उस वक्त, मोनोपोली राइट्स। उसके बाद हम बात कर सकते हैं बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये वो सिटी थे जो अंग्रेजों ने अपनी फैसिलिटी के लिए डेवलप किए। उन्होंने पुराने इन शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि ये तो इंडिया के लोगों का सिस्टम था। उन्होंने अपने तरीके से शहर बनाने शुरू किए, मतलब कोस्टल एरिया में ट्रेड को नए तरीके से सेट किया। क्या उन्होंने अपने ट्रेड को सिर्फ कोस्टल एरिया तक स्टैब्लिश रखा? नहीं। As well as they were increasing their power, British East India Company also appointed new people, Gomastas. You will surprised to know they were paid servant by the British East India Company and they were basically outsiders. They waived loan to the weavers. उन्होंने लोगों को, वीवर को सस्ते लोन देने शुरू किए कि नहीं तुम चिंता ना करो, तुम कपड़ा बनाओ यार, तुम्हें क्या टेंशन है। बड़ी सॉफ्टली बात की, बड़े तरीके से बनाया कि नहीं जी चलो वीवर एक बार बस लोन ले लें, फिर उनको किसी और से जुड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि गोमास्तास का जो बिहेवियर था बड़ा एरोगेंट था, बड़ा प्राउड, सेल्फ प्राउड। आम आदमी से बात नहीं करते थे, वो चाहे कोई सरदार क्यों ना हो वीवर्स का, उसकी भी कोई परवाह नहीं। और वो क्वालिटी चेक करते थे जब भी क्लोथ लेते थे, बना हुआ कपड़ा लेना उन्होंने, नेचुरली उन्होंने क्वालिटी देखनी। अगर क्वालिटी खराब निकली फिर क्या हुआ, सिपॉयज के साथ आकर, नेचुरल के साथ सिपॉयज भी थे, पीएन भी थे, वो किसी को पीट भी सकते थे। अगर रिकॉर्ड चेक करना तो पीएन को ड्यूटी पे लगा दिया कि देख भाई इस बंदे का कितना रिकॉर्ड है, इस बंदे ने हमें हमारे कितने पैसे देने हैं, कोई बात नहीं, इसको घर में बंद कर दो, इसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत। ऑल द फैमिली मेंबर, एट फ्रंट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर दे वर फ्लॉग्ड, यू कैन, उनको घरों में बंद कर दिया जाता था। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी दयनीय स्थिति थी। तो दे कुड पनिश वीवर फॉर डिले एंड पुअर टाइप ऑफ क्लॉथ, पुअर टाइप ऑफ क्लॉथ वाज, पनिश भी कर सकते थे। वीवर्स के क्लैश बड़े सामने आ चुके थे, वीवर ऑफ द मेनी एरियाज, ठीक है ना, दे वर आल्सो स्टार्टेड लिविंग, और उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। 1772 में हैंनरी पटुलो का एक नया आइडिया आ चुका था। ही वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल। उसने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसने कहा देखो जी, जब तक इंडिया का कपड़ा इंग्लैंड में आएगा, हमारा कपड़ा तो बिकेगा नहीं, इंग्लैंड में ही नहीं बिक सकता, क्योंकि इंग्लैंड के ज़्यादातर जो रिच लोग थे वो किसका कपड़ा पहनते थे, हैंडमेड क्लॉथ ऑफ इंडिया। तो फिर उसके ऊपर क्या किया जाए, टैरिफ ड्यूटी लगा दी जाए। ओके, कितने परसेंट, 400%। बुक में नहीं है बट कीप इन माइंड, टैरिफ ड्यूटी 400% तक लगा दी गई ताकि इंडिया का कपड़ा इंग्लैंड में ना बिकना बंद हो जाए। तो इस तरह से, एंड इट वुड हेल्प इजीली सेलिंग द मैनचेस्टर क्लॉथ इन इंग्लैंड एज वेल एज इन इंडिया आल्सो। इससे क्या होगा, इंग्लैंड में भी उनका कपड़ा बिकना शुरू हो गया था, और जैसे जैसे कपड़ा बिका, मैनचेस्टर इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़ी, तो उसका फ़ायदा किसको हुआ, उन्होंने अपना कपड़ा, इंग्लैंड का कपड़ा, बना हुआ सस्ता कपड़ा इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक और घटना आने वाले समय में हो रही थी, वो थी अमेरिकन सिविल वार 1860 टू 1865। अब्राहम लिंकन की डेथ हुई थी इस वार में, अल्टीमेटली लास्ट, ठीक है ना, सिविल वार वाज अकरिंग बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट। एनी हाउ, कॉटन सप्लाई टू इंग्लैंड गॉट कट ऑफ। पहले अमेरिका से कॉटन की सप्लाई होती थी इंग्लैंड में, लेकिन अब वो खत्म हो गई थी। जब वो कट ऑफ हो गई तो फिर इंग्लैंड किसकी तरफ देखने लगा, इंडियन कॉटन की तरफ। इंडियन वीवर कहाँ जाए, इट वॉज ए क्वेश्चन। इंडियन वीवर के पास तो कोई रास्ता ही नहीं, ना उनके पास रॉ कॉटन है, ना वो कुछ कर सकते। उनका कपड़ा इंग्लैंड में भी नहीं बिक रहा, दे वर ओनली हैंड टू माउथ। इन द लेट 9th century, factories in India were also prepared. Machine-based cloth was also coming, and the problem of the weaver was increased. Let us discuss some other topics with the other video. We'll soon discuss another video. Tell me how the video you are taking the video, and after that you can tell me you can give me suggestions, and if you like the video, if you are understanding the video, then do tell me, do like, do share to the other people who are also not able to understand this chapter. Thank you.